अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जिस तरह हमने लेक्चर सीरीज़ के आगाज़ में इस बात को वाज़े किया कि हमारे लेक्चर्स का जो उसलूब है, जहाँ पे हम लाज को एज़ इट इज़ डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम प्रैक्टिस को, प्रोसीजर को, प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल केस, उसको भी डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हम लॉज एंड द प्रैक्टिस उसको एज इट इज़ डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम अपने हर लेक्चर में, अपने हर टॉपिक पे कुछ सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस वो भी लेके आएंगे, ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स में और इसमें इस्लाहात मुतारफ़ करवाते वक्त हमारी ये सजेशंस और रिकमेंडेशंस ये मुआविन साबित हों। मोहतरम सामीन, सिंस 2015 जब से नेशनल एक्शन प्लान मुतारफ़ करवाया गया, और नेशनल एक्शन प्लान का क्योंकि ज़्यादातर ताल्लुक इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को बेहतर तरीके से मेंटेन करना उस पर था, तो उसमें वन ऑफ द एजेंडा, जिस तरह हमने पहले भी बयान किया, वो था टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब सिंस 2015 सभी में, वो हुकूमत वक्त हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, वो रिलीजियस पार्टीज़ हों, वो एकेडेमिया से हों या मीडिया से या सोशल एक्टिविस्ट हों, आलमोस्ट सभी में कंसेंसस पाया जाता है, इत्तेफाक राय पाई जाती है कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और माफिया का मुकाबला विदाउट इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं हो सकता। इसलिए हंगामी बुनियादों पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन और पुलिस में रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाए जाएं, और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन में, जुडिशरी में, और ख़ास तौर पर जो करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जेल सिस्टम है, प्रोबेशन सिस्टम है, पेरोल सिस्टम है, उसमें भी इस्लाहात लाई जाएं। अब सिंस 2015 जो भी हुकूमत आई, उसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाए। वो नून लीग की हुकूमत हो, वो तहरीक इंसाफ की हो, दोनों ने रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मोर देन 750 पॉइंट्स वो इंट्रोड्यूस करवाए कि जिनकी बिना पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लाया जाए। Although still no any amendment is introduced, जो उन्होंने पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए उसकी बिना पे अभी तक कोई अमेंडमेंट्स नहीं लाई गई, लेकिन 2015 से अब तक काफ़ी काम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स पे हुआ है, और उनको सामने रखते हुए फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात मुतारफ़ करवाई जाएंगी। अब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान में, ये इस वक्त इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंसी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये काज बन रही है जस्टिस डिले का। जो इंसाफ की फराहमी की ताख़ीर है, उसमें वन ऑफ द मेजर रीज़न is inefficiency of the criminal justice system। अब जहां पे ये इनएफिशिएंसी की वजह से डिले और ताख़ीर हो रही है इंसाफ में, इसके साथ साथ जो एक्सपेंस ऑफ द पार्टीज, वो कंप्लेनेंट साइड हो, अक्यूज साइड हो, विटनेस ऑफ द केस हो, विक्टिम हो, और इसी तरह एक्सपेंस ऑफ द स्टेट क्रिमिनल केस में ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ह्यूज एक्सपेंस, भारी अखराजात ये फेस किए जा रहे हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी जो तकलीफ देह चीज़ है कि वो लोग जो ये जानते हैं
कि अदालतों से बरी होने वाले मुल्ज़म दर हकीकत मुजरम थे, दे वर रियल कल्प्रिट्स, दे कमिटेड द ऑफेंस, और अदालतों से बरी हो गए हैं, तो उनका सिस्टम से एतबार, कॉन्फिडेंस वोट जाता है, उनमें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है और लोग अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कानून को हाथ में लेते हैं। अब एक तरफ तो ताखीर का सबब बन रही है इनएफिशिएंसी, दूसरी तरफ ह्यूज एक्सपेंसेस का भी, तीसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पीपल। और ना सिर्फ इनएफिशिएंसी है सिस्टम में, सिस्टम के अंदर डिफेक्ट्स भी हैं और सिस्टम में खास तौर पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। सिस्टम गैर मुसावी है और इवन जो कमज़ोर तबका है उसके लिए हम देखें तो एक इस्तेहसाली है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये राय प्रोमिनेंट जूरिस्ट और प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स ऑफ लॉज, मशहूर कानूनदान, उनकी है। और इसके साथ साथ बहुत सी हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स में, इवन इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिस्टम की इनएफिशिएंसी को, सिस्टम के इम्बैलेंस होने को, सिस्टम में जो डिफेक्ट्स हैं, जो फ्लॉज हैं, ये डिस्कस किए गए हैं। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में उन जजमेंट्स की रोशनी में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात नोट करने की है, सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसी है, इनएडिक्वेसी है और सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो बच निकलते हैं, दहशतगर्द कानून की पकड़ में नहीं आते। अगर उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी तरीके से उठा लेती हैं, गिरफ्तार करती हैं, लेकिन सिस्टम का फायदा उठाते हुए वो बरी हो जाते हैं। अब सिस्टम के अंदर ये जो डिफेक्ट्स हैं, फ्लॉज हैं, इनएफिशिएंसी है, इनएडिक्वेसी है, इसका एक सर्जिकल ऑपरेशन इंतहाई ज़रूरी है। सर्जिकल ऑपरेशन के साथ साथ रिफॉर्म्स और इस्लाहात लेके आना, ताकि दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का, ऑर्गेनाइज क्राइम्स का और जो जराइम माफियाज हैं, इनका मुकाबला करना आसान हो। अब ये तो वाज़े है और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, अदालतों की, जजेस की, लीगल प्रोफेशन की, कि सिस्टम में इनएफिशिएंसी है। जिस तरह हमने पहले आपके सामने ये बात वाजे की कि एक ट्रिपल सी, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल कोड कम्युनिटी, ये सारे मिल के क्रिमिनल केस को एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाते हैं। फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल केस टिल द डिसीजन ऑफ द क्रिमिनल केस, ये सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमने जिक्र किया पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जजेस हैं, डिफेंस लॉयर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, फोरेंसिक ऑफिसर्स हैं, इसी तरह करेक्शनल रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, जेल ऑफिसर्स हैं और प्रोबेशन एंड द पेरोल ऑफिसर। ऑल दे वर्क इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब अगर इनकी वर्किंग, उनके अंदर इनएफिशिएंसी होगी तो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब हम आपके सामने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स और इस्लाहात की स्ट्रेटेजी और पॉलिसी वो बयान करते हैं। हमारी नज़र में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जब भी रिफॉर्म्स लाए जाएं और इसमें जो इस्लाहात मुतारफ़ करवाई जाएं, तो वो किसी एक लॉ में नहीं, बल्कि जो इंटरकनेक्टेड लॉज हैं और जो इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी में एक साथ लानी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं होलिस्टिक रिफॉर्म्स लाने चाहिए।
अगर इन्वेस्टिगेशन में रिफॉर्म्स लाया जा रहा है तो साथ प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, डिफेंस एंड अदर इंडिपेंडेंट एंड रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंदर भी लाना चाहिए। अब हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया जिससे सिस्टम इम्बैलेंस की तरफ गया है, सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसी आई है और सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि हर कोई अपनी जगह पे सेपरेटली तो काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली, बट coordination and the cooperation among these stakeholders for discovery of truth and for delivery of the justice वो नहीं है। मोस्टली देखने में क्या आ रहा है, हर कोई अपने लोगों के बेनिफिट में, उनकी मुराद के लिए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन फॉर होल सिस्टम, फॉर द बेटरनेस ऑफ द होल सिस्टम इस पे कोई काम नहीं कर रहा। अगर हम पुलिस को देखें तो वो अपनी डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए, अपने ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स की बेहतरी के लिए तो काम करते नजर आएंगे, होल सिस्टम के लिए नहीं। बेहतर है अपनी डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए काम करना, गलत बात नहीं है, लेकिन अगर होल सिस्टम को नजरअंदाज किया जाए, सिर्फ अपनी सेगमेंट को ले लिया जाए तो ये गलत बात है। इसी तरह प्रोसिक्यूशन अपनी जगह पे काम करती नजर आएगी और ख़ास तौर पर जुडिशरी, वो अपने लॉ ऑफिसर्स, अपने जुडिशल ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स, जजेस के मुराद के लिए तो काम करती नजर आएगी, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करते नजर आएगी, लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए उतनी उनकी कावश नजर नहीं आएगी जितनी अपने लोगों की बेहतरी के लिए। अब जो एक सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी के तहत हर कोई सेपरेटली इसमें काम कर रहा है और हार्श नेचर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से कोई एक फर्द वाहद या सिंगल डिपार्टमेंट इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं कर रही, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने मिल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करनी है, तो इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जिससे सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसी आ रही है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी जगह पे लाज में कोई इस्लाहात मुतारफ करवाई गई तो उसको प्रॉपरली बाकी जो लॉज थे वहां पे जो चेंजेस आनी चाहिए थी वो नहीं करवाई गई। एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने डेवोल्यूशन प्लान वो मुतारफ करवाया जिसके तहत काफ़ी सारी चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में की गई। तो उसमें एक मेजर चेंज जो थी वो जो ऑफिस ऑफ द एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स, वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड एंड थर्ड क्लास हो या मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, इनके ऑफिस को ख़त्म किया गया। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी को मुल्क से ख़त्म किया गया फ्रॉम ऑल द 4 प्रोविंसेस। अब जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के ऑफिस तो ख़त्म कर दिए गए, लेकिन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटीज और उनकी जो पावर्स थी वो प्रॉपरली एलोकेट नहीं की गई। अब जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट था, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उसकी अंडर कमांड एंड कंट्रोल वो काम कर रही थी, जिसके तहत एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ग्राउंड रियलिटी के साथ कनेक्टेड था और जो मुखबर ग्राउंड रियलिटीज में ग्राउंड पे मौजूद थे वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताल्लिक एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को आगाह रखते थे। वो खुद भी एरिया का चक्कर और गश्त कर सकता था और करते थे। इससे एक जो बेटर सुपरविजन ऑफ द क्रिमिनल केस वो थी। अब हमने एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट तो ख़त्म कर दिए, लेकिन उनकी जो पावर थी वो प्रॉपरली एलोकेट नहीं की। उनकी मोस्टली पावर्स वो हमने जुडिशल ऑफिसर्स को दे दी। अब क्रिमिनल केस के अंदर 2 मेन फेजेस हैं,
administrative or the executive phase, and the second one is the judicial phase. अब जहाँ पे एडवर्सेरियल सिस्टम है जिस तरह हमारे मुल्क में, वहाँ पे एग्जेक्टिव फेज पे केस ने तैयार होना है, फिर कोर्ट के सामने फॉर जुडिशियल वर्डिक्ट उसको पेश किया जाना है। अब पहले क्या था कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट सुपरवाइज करते थे इन्वेस्टिगेशन को। एक तो वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड थे, दूसरा उनकी प्रॉपर सुपरविजन थी। क्यों? वो समझते थे कि हमने इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करना है, केस को बना के जुडिशियल ऑफिसर जजेस के सामने रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। अब वो 173 की रिपोर्ट हो, वो इवन प्राइवेट कंप्लेंट जो अंडर सेक्शन 200 वो फाइल की जाती है, ये दोनों जो रिपोर्ट्स थी तैयार होने के बाद एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की टेबल पे प्लेस की जाती थी और कॉग्निजेंस ऑफ द केस वो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट लेके देन फॉर द जुडिशियल वर्डिक्ट वो जुडिशियल जजेस को भेज देता था। इवन वो क्योंकि खुद भी जुडिशियल कैपेसिटी में काम करते थे, खुद भी ट्रायल करते थे, तो दे वर वर्किंग इन ड्यूअल कैपेसिटी, इन एग्जेक्टिव एज वेल एज इन जुडिशियल कैपेसिटी। अब जब हमने एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को ख़त्म किया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की पावर दे दी, अब उनका जो माइंड सेट है वो ये है कि जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं करती, जिस वजह से वो प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं करते इन्वेस्टिगेशन को। सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन को लीड करना भी आता है और जहां पे कोई मिस्टेक कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको हाईलाइट भी करना और उसको गाइड करना, ये सुपरविजन में आता है। लेकिन इस वक्त मजिस्ट्रेट इसको करना वो अगेंस्ट द रूल्स लॉज समझते हैं और इरेगुलरिटी समझते हैं और सीरियस डिफेक्ट समझते हैं, और ये समझते हैं कि जो जुडिशरी है वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब जो हमने एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट उनको ख़त्म किया तो मेरी नज़र में उनकी जो पावर्स थी प्रॉपरली जहां एलोकेट होनी चाहिए थी नहीं हुई। ख़ास तौर पे 2006 में जब पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश की गई तो जो एग्जेक्टिव पावर थी वो प्रोसिक्यूटर के पास आनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोसिक्यूटर वर्किंग इन द एग्जेक्टिव कैपेसिटी, लीडिंग एंड सुपरवाइजिंग द इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज कंडक्टिंग द ट्रायल इन द कोर्ट। लेकिन ये जो एग्जेक्टिव फेज की डिफरेंट एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, पावर्स वो हमने एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट से जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दी। अब वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, जिस वजह से केस प्रॉपर तैयार नहीं होता। अब इस वक्त जो स्क्रूटनी ऑफ द 173 रिपोर्ट ऑफ 173 जो कि जिनको हम चलान या कैंसलेशन या अनट्रेस रिपोर्ट्स हैं, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर रहे हैं जब वो एट द टाइम ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द केस, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कर रहा है। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन ओनली गिव हिज ओपिनियन, उसकी कोई वर्डिक्ट नहीं है, कोई डिसीजन नहीं दे सकता। अगरचे हम कहते हैं प्रोसिक्यूटेरियल डिसीजन मेकिंग, लेकिन वो डिसीजन नहीं है मेरी नज़र में, वो एक ओपिनियन है जो कोर्ट को दी जाती है। डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये एक जो एग्जेक्टिव लेवल की डिसीजन थी ये देनी चाहिए थी प्रोसिक्यूटर को, उसको नहीं दी गई। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड द जुडिशरी, इन्होंने केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है इस वक्त, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का दौर है, तो केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम वो डेवलप किए, लेकिन सभी ने इंडिपेंडेंटली अपने अपने डिपार्टमेंट में, अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं किया
अभी आके पुलिस और प्रोसिक्यूशन का सिस्टम कनेक्ट हुआ, लेकिन जुडिशरी अभी भी इस कनेक्शन में नहीं है। अब ये जो केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर और स्टेट के एक्सपेंस पे ये सारा हुआ किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द बेनिफिशरी जो कि पब्लिक है, बेनिफिशरी ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम। लेकिन अब ये जुडिशरी प्रोसिक्यूशन और पुलिस के जो केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रही, तो ये एक बड़ी एग्जाम्पल है कि दे आर वर्किंग सेपरेटली, और इनका जो सेपरेट काम करना है विदाउट कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, जिस वजह से सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसी है। अगर हम सिस्टम की इनएफिशिएंसी को ख़त्म करना चाहते हैं, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो लाना चाहते हैं, तो हमें ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनमें एक साथ रिफॉर्म्स मुतारफ करवाने होंगे, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन लाना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ इन सभी की, जो पुलिस, प्रोसिक्यूटर, जजेस एंड द डिफेंस लॉयर्स, इवन द मेडिकल ऑफिसर एंड द फोरेंसिक ऑफिसर, इनकी ट्रेनिंग भी एक ही इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जस्टिस। ये नहीं होना चाहिए टू सेव यूर क्लाइंट फ्रॉम द लॉफुल पनिशमेंट। अपने लोगों के बेनिफिट में ही सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, जस्टिस के और पूरे सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। अब मेरी एक सजेशन आप हजरात के सामने ये भी है कि हमारे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्रोविंशियल लेवल और इसी तरह फेडरल लेवल पे कमेटीज़ मौजूद हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पे क्रिमिनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और इस तरह प्रोविंस लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन लाइक द लॉ एंड जस्टिस कमीशन, उस तरह का एक बॉडी क्रिएट की गई। इसी तरह फेडरल लेवल पे हमारे पास लॉ एंड जस्टिस कमीशन की बॉडी है। तो इनको ऐसी बॉडीज में तब्दील करना चाहिए जो एक तरह की मॉनिटरिंग बॉडी हो, जो वर्किंग ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स उसको देखे, और जो इसमें चेयर करे, जो इसका चेयर पर्सन हो, जिसको हम हेड ऑफ द कमेटीज और द हेड ऑफ द कमीशन, वो इन स्टेक होल्डर्स में से नहीं होना चाहिए। All the stakeholders must be the members of committees and the commissions, but that commission and committee must be chaired by the independent neutral person. He may be from the academia, may be from the social activist or any other composition. अब इसमें जो चीज़ मद्देनज़र रहे वो ये कि कौन किसके डिफेक्ट्स और फॉल्ट की वजह से मुल्ज़मों को बेनिफिट हो रहा है और कंप्लेनेंट साइड को नुकसान हो रहा है। इस दौर में बहुत आसान है, एक क्लिक पे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की एफिशिएंसी, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसको देखा जा सकता है। इसी तरह प्रोसिक्यूटर की, इसी तरह जज की सॉरी। तो अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस टेक्नोलॉजी को बरवेकार लाते हुए इन इंस्टीट्यूशन और इन जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं, इनको सुप्रा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, और जो CCC कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट कम्युनिटी है, इनकी ट्रेनिंग एक जगह पे हो और इनको सुपरवाइज करने वाला, मॉनिटर करने वाला, इनकी वर्किंग को चेक करने वाला इन स्टेक होल्डर्स में से नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल पर्सन, either from the academia or from the social activist or from the society। तो हम ये सुजेस्ट करेंगे कि जब भी रिफॉर्म्स लाया जाए, इन ऑल द इंटरकनेक्टेड लॉज टुगेदर लाया जाए, और इसी तरह इन ऑल द इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंस्टीट्यूशन,
जिसको हम स्टेक होल्डर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, उनमें लाया जाए। और जो CCC है, क्रिमिनल कोड कम्युनिटी, इनकी ट्रेनिंग और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एक ही इंस्टीट्यूशन से हो, विद द एम एंड ऑब्जेक्ट टू वर्क फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जस्टिस एंड नॉट फॉर सेविंग देयर क्लाइंट्स फ्रॉम लॉफुल पनिशमेंट्स। और इसी तरह फोकस ज़्यादा एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम उस पर होना चाहिए, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस फॉर ऑल उस पर होना चाहिए। ये हमारी चंद रिकमेंडेशंस हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन रिकमेंडेशंस की रोशनी में अगर रिफॉर्म्स मुतारफ करवाए जाएं तो इससे सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी आएगी। वमा अलैया इल्लल बलाग।